आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज एंड ह्यूमंस, इंसानों में गैसों का तबादला। अच्छा जी, इंसानों में मखसूस तनफ़ुसी निज़ाम मौजूद होता है। वो तनफ़ुसी निज़ाम जो है उसकी बदौलत इंसान ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये तनफ़ुसी निज़ाम इंसान और माहौल के दरमियान गैसों के तबादले को यकीनी बनाते हैं। ये निज़ाम दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसको दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला जो है उसको एयर पैसेज वे कहते हैं और दूसरा जो है वो लंग्स होता है। पहला जो है वो है एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे जो है ये कहते हैं हवा के गुजरने के रास्ते, और दूसरा जो है वो है लंग्स यानी फेफड़े। अब ये गैसों का, इंसानों में जो गैसों का तबादला होता है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसमें पहला है एयर पैसेज वे, हवा के गुजरने के रास्ते, और दूसरा है लंग्स यानी फेफड़े। अच्छा, अब पहला जो है एयर पैसेज वे, हवा के गुजरने के रास्ते, ये मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसमें पहला है नोज़, जिसको नोस्ट्रिल्स कहते हैं, नाक या नतने, उर्दू में इसको नाक या नतने कहते हैं। दूसरा उसमें है नेज़ल कैविटी, ये वाला हिस्सा जो है इसको नेज़ल कैविटी कहते हैं। तीसरा उसमें है फेरिंग्स, जिसको उर्दू में हल्क कहते हैं। और तीसरा जो है उसमें लैरिंग्स, लैरिंग जो है इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसको सौती बॉक्स या आला सौत कहते हैं। इसमें नेक्स्ट है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है इसको वेंट पाइप भी कहते हैं। ट्रेकिया को वेंट पाइप भी कहते हैं, इसको हवा की नाली कहते हैं उर्दू में। ट्रेकिया और वेंट पाइप हवा की नाली को कहते हैं। उसमें नेक्स्ट है ब्रोंकाई और नेक्स्ट है ब्रोंक्यूल्स। अच्छा जी, अब ये सारा जो है इसको एयर पैसेज वे कहते हैं, हवा के गुजरने की रास्ते कहते हैं। अच्छा, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान सांस जो है वो नाक या बैरूनी नतरों के ज़रिए नेज़ल कैविटी में दाखिल होती है। ये नेज़ल कैविटी है। इसमें ना हवा जो है वो नोज़ या नोस्ट्रिल्स, नाक या बैरूनी नतनों के ज़रिए हवा दाखिल होती है नेज़ल कैविटी में। अच्छा, अब जब नेज़ल कैविटी में हवा दाखिल होती है तो नेज़ल कैविटी में दो चीज़ें मौजूद होती है। इसमें एक म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होता है जिसको रतूबती जेली कहते हैं। इस नेज़ल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसको उर्दू में रतूबती जेली कहते हैं। और दूसरा इसमें बाल मौजूद होते हैं, सीलिया मौजूद होते हैं, हेयर मौजूद होते हैं, जिसको उर्दू में बाल कहते हैं, हेयर और सीलिया। अच्छा जी, अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन, रतूबती जेली और हेयर जो है, बाल या सीलिया जो है, इसका काम क्या होता है? इन दोनों का काम जो है, जब हवा इस नेज़ल कैविटी में दाखिल होती है तो हवा में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ रुनुमा होती है। उसमें पहली तब्दीली क्या होती है कि हवा गर्म होती है, दूसरी तब्दीली हवा नमदार होती है, और तीसरी तब्दीली हवा गर्द व गुबार से साफ़ होती है। गर्म होती है हवा, नमदार होती है, और तीसरा गर्द से साफ़ होती है। जब भी हवा इस म्यूकस मेम्ब्रेन, इस रतूबती जेली या इस बालों पे से गुज़रती है तो उस हवा में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ रुनुमा होती है। पहली तब्दीली क्या है, ये हवा जो है ये गर्म होती है, दूसरी तब्दीली ये हवा नमदार होती है, और तीसरी तब्दीली हवा जो है ये गर्द से साफ़ होती है। अच्छा, उसके बाद नेज़ल कैविटी के बाद हवा फेरिंग्स में दाखिल होती है। फेरिंग्स को हल को कहते हैं, उर्दू में इसको हल कहते हैं। हवा फेरिंग्स में दाखिल होती है। अब ये फेरिंग जो है
इसको भी रतूबती जेली ने घेरा होता है, इसके इर्द गिर्द रतूबती जेली मौजूद होती है। अच्छा, इसके अलावा ये फेरिंग जो है इसमें दो किस्म की चीज़ें मौजूद होती है, उसको टॉन्सिल्स और एडिनाइड्स कहते हैं। इस फेरिंग्स में हल्क में टॉन्सिल्स और एडिनाइड्स मौजूद होते हैं। अब ये टॉन्सिल्स और एडिनाइड्स क्या चीज़ है? टॉन्सिल्स और एडिनाइड जो है इसको लिम्फेटिक टिश्यू कहते हैं। ये बेसिकली लिम्फेटिक टिश्यू है। लिम्फेटिक टिश्यू को उर्दू में बग़ैर माया वाली या बग़ैर रंगदार माया वाली बग़ैर रंगदार माया वाली बाफ़तों वाली अज़ा पर मुश्तमिल होते हैं। यानी लिम्फेटिक टिश्यू जो है ये गैर रंगदार माया वाली बाफ़तों वाली अज़ा पर मुश्तमिल होते हैं। ये लिम्फेटिक टिश्यू इसका काम क्या होता है? ये टॉन्सिल्स और एडिनाइड इसका काम क्या होता है? इस टॉन्सिल्स और एडिनाइड का काम ये होता है कि ये खुर्दबीनी जरासीम जो है उसको पकड़ लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म जो होते हैं, खुर्दबीनी जरासीम जो होते हैं, खुर्दबीनी जरासीमों को पकड़ लेते हैं। अच्छा, ये टॉन्सिल्स और एडिनाइड ये लिम्फेटिक टिश्यू है। ये लिम्फेटिक टिश्यू माइक्रोस्कोपिक जर्म जो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म जो होते हैं, खुर्दबीनी जरासीम जो होते हैं उसको पकड़ लेते हैं। मतलब यह है कि हवा जो है उसको साफ़ करते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये फेरिंग जो है ये आलाई सौत या सौती बॉक्स में खुलता है। इसको लेरिंग्स कहते हैं या वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स जो है इसको सौती बॉक्स या आलाई सौत कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये सौती बॉक्स और आलाई सौत जो है इसको आलाई सौत या सौती बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आवाज़ आती है अंदर से, ये जो आवाज़ बनती है ये आलाई सौत से बनती है, सौती बॉक्स से बनती है। यहाँ पे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम उंगली रखते हैं तो यहाँ पे वाइब्रेशन सा महसूस होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये लेरिंग्स है और आवाज़ जो है ये यहाँ से पैदा होती है, लेरिंग्स से पैदा होती है। तो इसी वजह से इसको लेरिंग्स या सौती बॉक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। अच्छा, ये लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स जो है इसको भी रतूबती जेली ने घेरा होता है, इसके ऊपर भी रतूबती जेली मौजूद होती है। अब ये रतूबती जेली जो है इसका काम क्या होता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर हवा में कोई जरासीम वग़ैरह या कोई डस्ट पार्टिकल्स वग़ैरह, गर्द गुबार वग़ैरह चला जाए तो वो उसको क्या करते हैं? उसको रोक लेते हैं। अच्छा, ये लेरिंग जो है इसकी कैविटी को ग्लॉटिस कहते हैं। लेरिंग्स की जो कैविटी होती है या वॉइस बॉक्स की जो कैविटी होती है उसको ग्लॉटिस कहते हैं। अच्छा, अब ये ग्लॉटिस जो है ये उसकी कैविटी होती है। अच्छा, अब फेरिंग्स हल्क तक जब हम पहुंच जाते हैं तो हल्क के बाद ये गुज़रगाहें जो है ये दो होती है, एक आगे की तरफ से और एक पीछे की तरफ से। आगे की तरफ से जो गुज़रगाह होती है वो ग्लॉटिस में दाखिल होती है और इस तरह ये हवा की नाली में ग्लॉटिस के ज़रिए दाखिल होती है। और पीछे की तरफ से जो गुज़रगाह होती है वो आगे जाके एसोफेगस में खुलती है। एसोफेगस जो है उसको ग़िज़ा की नाली भी कहते हैं। तो ये गुज़रगाहें जो है ये फेरिंग्स के बाद दो में डिवाइड होती है। एक आगे की तरफ आती है जो आलाई सौत या ग्लॉटिक्स के ज़रिए हवा की नाली में खुलती है और पीछे की तरफ जो जाती है वो एसोफेगस के ज़रिए हवा की नाली में खुलती है। अच्छा जी, उसके बाद है ट्रेकिया। ट्रेकिया को वेंट पाइप भी कहते हैं, इसको हवा की नाली भी कहते हैं। अच्छा, ट्रेकिया जो है ये तकरीबन इसमें 16 से लेके 20 तक सी शक्ल के, सी शेप ट्रेकिया में 16 से लेके 20 तक सी शक्ल के कार्टिलेजिनियस रिंग्स मौजूद होते हैं। कार्टिलेजिनियस रिंग्स का मतलब है कुरकुरी हड्डी के रिंग्स। अब ये कुरकुरी हड्डी की जो रिंग्स मौजूद होते हैं ये अमूमन सी शक्ल के होते हैं, सी शेप के होते हैं और ये 16 से लेके 20 तक होते हैं। ये पूरा जो हवा की नाली है इसको कवर किया होता है, पूरी हवा की नाली में ये मौजूद होते हैं। अब इसका काम क्या है? ये जो सी शेप के
कुरकुरी हड्डी की जो रिंग्स मौजूद होते हैं ट्रेकिया में, हवा की नाली में, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये हवा की नाली को सिकुड़ने से बचाते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्स कहते हैं सिकुड़ने को। मतलब ये है कि ये सी शक्ल के जो रिंग्स मौजूद होते हैं हवा की नाली में, ये हवा की नाली को सिकुड़ने से बचाते हैं और इसको खुला रखते हैं। अच्छा जी, अब हवा की नाली नीचे आके इससे दो शाखें निकलती है। ये दो शाखें जो है वो एक लेफ़्ट साइड पे और दूसरा राइट साइड पे, ये दोनों शाखें जो है इसको ब्रोंकाई कहते हैं। अब ये ब्रोंकाई जो है अपनी तरफ से, फॉर एग्जांपल एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे, एक दाईं साइड पे और एक बाईं साइड पे, हर एक फेफड़े में दाखिल होती है। फेफड़ों में दाखिल होने के बाद ये जो ब्रोंकाई है ये फिर तकसीम दर तकसीम होते हैं, लेकिन इससे पहले ये जो ब्रोंकाई है इसमें भी रिंग्स मौजूद होते हैं, सी शक्ल के रिंग्स मौजूद होते हैं, लेकिन ये रिंग्स जो ब्रोंकाई में मौजूद होते हैं ये हवा की नाली की निस्बतन थोड़े छोटे होते हैं, बारीक होते हैं। अच्छा जी, अब ये रिंग जो है इसका भी काम यही होता है कि ये ब्रोंकाई को सिकुड़ने से बचाते हैं और इसको खुला रखते हैं। उसके बाद ब्रोंकाई जो है ये तकसीम दर तकसीम होती है। जब ये डायमीटर के हवाले से 1 मिलीमीटर या इससे कम रह जाए तो ये ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं, इसको फिर ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अच्छा जी, अब ये ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई, इससे पहले ये जो हवा की नाली है ट्रेकिया और वाइंड पाइप, हवा की नाली, इसमें भी सीलियम मौजूद होता है और इसके अलावा मतलब ये है कि ये हवा की नाली में सीलियम मौजूद होते हैं, बाल मौजूद होते हैं। अब ये बाल क्या काम करते हैं? ये बाल लुआब रतूबत खारिज करते हैं, सिक्रीट म्यूकस। हवा की नाली में जो बाल मौजूद होते हैं ये क्या करते हैं? ये रतूबत खारिज करते हैं। अब ये रतूबत जो खारिज होती है हवा की नाली में, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा वही होता है जो हम लोगों ने पहले ज़िक्र की कि ये जब हवा इसमें से गुज़रती है तो 3 किस्म की तब्दीलियाँ हवा में रुनुमा होती है। एक, हवा को गर्म रखते हैं, दूसरा हवा को नमदार रखते हैं और तीसरा हवा जो है वो गर्द गुबार से साफ़ होती है। अच्छा, यहाँ तक जब हवा आ गई तो मतलब यह है कि पूरी की पूरी हवा जो है वो फ़िल्टर हो गई, उसकी फ़िल्ट्रेशन हो गई, वो गर्म भी हो गई। क्यों? क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर के साथ उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना होता है। वो नमदार भी हो गई और इसके अलावा वो गर्द गुबार से, जरासीम वगैरह से साफ़ हो गई। उसके बाद हवा जो है वो दाखिल होती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के थ्रू हवा दाखिल होती है ब्रोंक्यूल्स में। अब हवा फेफड़ों में दाखिल होती है। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है इसके सिरों पे ये ब्रोंक्यूल जो के जो सिर्रे होते हैं ये गोल शक्ल के हमवार गज़लात पे मुश्तमिल होते हैं। ये गोल शक्ल के हमवार गज़लात जो होते हैं ये इस तरह दिखाई देते हैं जिस तरह अंगूर के गुच्छे होते हैं, इसको एल्वुलाई कहते हैं। अब ये एल्वुलाई जो है एक साइड पे भी ये मौजूद होते हैं और दोनों साइड पे सेम इस तरह दिखाई देते हैं जिस तरह अंगूर के गुच्छे होते हैं। अब ये एल्वुलाई फेफड़ों की साख बनाते हैं, मतलब यह है कि फेफड़ों की जो साख्त होती है वो इस एल्वुलाई से बनी होती है और इसके अलावा जो सतही रकबा है उसको बढ़ा देते हैं। अच्छा, मेन जो गैसों का तबादला होता है वो इस एल्वुलाई के अंदर होता है। गैसेस यहाँ से आके फेफड़ों में पहुँच जाते हैं और फेफड़ों में कहाँ? एल्वुलाई में पहुँच जाते हैं। अब ये एल्वुलाई जो है इसमें गैसों का तबादला होता है। अब यहाँ तक जब हवा दाखिल होती है, यहाँ तक जब हवा आती है तो ये एल्वुलाई जो है इसके ऊपर बारीक रगें मौजूद होती है जिसको कैपिलरीज बोलते हैं। अब ये एल्वुलाई, इसमें गैसों का तबादला होता है। ये एल्वुलाई जो है इसके ऊपर बारीक रगें मौजूद होती है, ये बारीक रगें जो है इसको कैपिलरीज बोलते हैं। ये अमूमन बारीक रगें होती है कैपिलरीज और इसमें सुराख होते हैं, ये सुराखदार होते हैं। तो अमूमन गैसों का तबादला जो है वो इस कैपिलरीज में होता है। जो सांस हम लेते हैं वो फेफड़ों में चली जाती है, जो हवा
हम लेते हैं वो फेफड़ों में चली जाती है, और फेफड़ों में यहाँ एल्वुलाई के ऊपर बारीक रगें मौजूद होती है। तो उस बारीक रगों के थ्रू उसमें सुराख होते हैं, उन सुराखों के थ्रू वो दाखिल होती है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू वो जाती है। मतलब ये है कि जो हम सांस लेते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन अंदर दाखिल होती है, वही ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चला जाता है, और ब्लड के थ्रू वो चला जाता है सेल में, सेल के अंदर वो दाखिल होता है। वहाँ पे रिस्पायरेशन का अमल होता है, रिस्पायरेशन के नतीजे में तवानाई बनती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो दोबारा से आता है लंग्स में, एल्वुलाई में, और कैपिलरीज के थ्रू वो वापस आता है एल्वुलाई में, एल्वुलाई के थ्रू उसको हम दोबारा से खारिज करते हैं। अच्छा जी, तो ये था एयर पैसेज वे जो नोज़ नाक से शुरू होता है और एल्वुलाई तक ये पहला होता है। तो ये पूरा जो सिस्टम होता है, पूरा जो निज़ाम होता है जिसमें हवा दाखिल होती है और फेफड़ों तक पहुंच जाती है, जिसमें जो तब्दीलियाँ रुनुमा होती है, वो सारा जो है वो हमने ज़िक्र किया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लंग्स, फेफड़े है। अब फेफड़ों को पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है लंग्स, फेफड़े। फेफड़ों को अगर देखा जाए तो फेफड़े जो है वो दो होते हैं तादाद में, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे होते हैं। अब ये दोनों फेफड़े जो मौजूद होते हैं ये चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं, जिसको हम चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, जिसको हम थोरैक्स भी बोलते हैं। अच्छा जी, अब ये इसको थोरैक्स या चेस्ट कैविटी कहते हैं, उर्दू में इसको सीना भी बोलते हैं। अच्छा, तो ये फेफड़े थोरैक्स या चेस्ट कैविटी में, सीने में मौजूद होते हैं। अब ये दोनों फेफड़े जो है इसके ऊपर जेली मौजूद होती है, बारीक मेम्ब्रेन मौजूद होता है, जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लूरल मेम्ब्रेन, बारीक मेम्ब्रेन जो फेफड़ों की, दोनों फेफड़ों के ऊपर मौजूद होता है, दोनों फेफड़ों को कवर किया होता है, ये अमूमन डबल मेम्ब्रेन होता है। मतलब ये है कि ये दोहरी मेम्ब्रेन होती है जिसने फेफड़ों को घेरा होता है। अब ये दोनों मेम्ब्रेन जो है उसके दरमियान में थोड़ा सा फासला होता है, उसके अंदर माया मौजूद होता है, फ्लूइड मौजूद होता है। वो फ्लूइड इसके अंदर जो मौजूद होता है उसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। अब ये फ्लूइड, ये प्लूरल फ्लूइड जो इन मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद होता है, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब फेफड़े कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, सुकड़ते हैं और फैलते हैं, तो ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को आसान बना देते हैं। अच्छा, कंट्रैक्शन कहते हैं सुकड़ने को और रिलैक्सेशन कहते हैं फैलने को। अच्छा, तो ये प्लूरल फ्लूइड जो दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद होता है, इसका काम क्या होता है? सुकड़ते हैं और फैलते हैं, ये सुकड़ने और फैलने को आसान बना देते हैं। तो ये इसको लुब्रिकेशन दे देते हैं, इसकी वजह से ये सुकड़ना और फैलना जो है वो इजीली होता है। अच्छा, अब ये दोनों जो लंग्स होते हैं, दोनों जो फेफड़े होते हैं, ये बेसिकली दोनों लंग्स हैं। दोनों फेफड़े आगे की तरफ से इसकी हिफाजत कौन करता है? आगे की तरफ से इसकी हिफाजत चेस्ट करते हैं, चेस्ट कैविटी, इसमें रिब्स वगैरह होते हैं, और ये रिब जो है ये आगे की तरफ से इसकी हिफाजत करते हैं। अब ये रिब्स जो है इसके दरमियान में हड्डी मौजूद होती है, दोनों रिब्स के दरमियान में, एक साइड पे रिब्स और दूसरी साइड पे रिब्स, ये दोनों पसलियां जो है इसके दरमियान में हड्डी मौजूद होती है। वो दरमियान वाली हड्डी जो है उसको स्टर्नम कहते हैं। मतलब ये है कि रिब्स के दरमियान जो हड्डी मौजूद है इसको स्टर्नम कहते हैं। आगे की तरफ से इन फेफड़ों की हिफाजत स्टर्नम करते हैं, और पीछे की तरफ से इसके पीछे साइड पे बैकबोन मौजूद होते हैं, या इसको वर्टेब्रल कॉलम भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। पीछे की साइड से रीढ़ की हड्डी, बैकबोन या वर्टेब्रल कॉलम इसकी हिफाजत करते हैं, और नीचे की साइड पे, नीचे की तरफ से इसकी हिफाजत कौन करते हैं? जिसको डायफ्राम कहते हैं, उर्दू में इसको पर्दे शिकम कहते हैं। मतलब यह है कि आगे की तरफ से फेफड़ों की हिफाजत स्टर्नम करते हैं, जो पसलियों के दरमियान हड्डी मौजूद होते हैं उसको स्टर्नम बोलते हैं। आगे की तरफ से इसकी हिफाजत स्टर्नम करते हैं, पीछे की तरफ से इसकी हिफाजत रीढ़ की हड्डी करते हैं, जिसको बैकबोन और वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, और नीचे की तरफ से इसकी हिफाजत डायफ्राम करते हैं, जिसको पर्दे शिकम कहते हैं।
अच्छा जी, आज की इसी के साथ आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।